और चलिए अब पक्षमांचल लाइव की शुरुआत करते हैं। 2017 से ही जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार वो यूपी को दंगा मुक्त बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और अब उनके प्रयास सफल होते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की है जो ये साबित करती है कि यूपी को दंगा मुक्त करने की जो कोशिश है वो अब रंग ला रही है। क्या है एनसीआरबी की वो रिपोर्ट और उसके आंकड़े क्या कहते हैं, आइए आपको पूरी डिटेल के साथ ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कराएंगे और माफिया इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम नहीं करेंगे। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो। उत्तर प्रदेश की शान आज और बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार साल 2017 से लगातार यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार की यह कोशिश अब रंग ले आई है क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े ये साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। ऐसे में एनसीआरबी की इस रिपोर्ट ने यूपी शासन को एक बड़ी राहत दे दी है। दरअसल साल 2021 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे देश में जितने भी सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही मामला यूपी का है। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं। दंगा मुक्त हुई यूपी। साल 2021 में देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए। 378 में से सिर्फ एक मामला यूपी में दर्ज हुआ। महाराष्ट्र में 100, झारखंड में 77 और हरियाणा में 40 केस दर्ज। साल 2019 और 2020 में यूपी में एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ। एनसीआरबी ने कहा कि यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में कमी आई है। साल 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ करीब 19,000 केस दर्ज हुए थे। 2021 में यह आंकड़ा घटकर 16,800 पर आ गया। यूपी में बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई। 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई। साइबर क्राइम के मामले भी साल 2021 में घटकर 8,829 हो गए। इन मामलों में करीब 22.6% की कमी आई। इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रही है और यही वजह है कि एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार काम आ रही है और यही कारण है कि एनसीआरबी की आई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। 2021 की बात की जाए या 2022 की बात की जाए तो आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में कम हुई है। फिर वो चाहे महिलाओं से अपराध का मामला हो या बाल अपराध हो, लगातार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं और यही कारण है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश का आपराधिक ग्राफ कम होता हुआ नजर आया है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ मैं के पटेल, लखनऊ। और झारखंड में अंकिता के साथ हुई बर्बरता के विरोध में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा है। वहीं शाजापुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया है और झारखंड सरकार से न्यायिक जांच कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों को सजा देने की मांग की। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले अंकिता नामक युवती की उसी के घर में पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई, जिस शख्स का नाम था शाहरुख। 3 वर्ष पूर्व से वो लड़का परेशान कर रहा था। वहाँ का निकम्मा प्रशासन, निकम्मी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और एक हिंदू युवती को ये भुगतना पड़ा। इसके खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग करता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में
इसका मुकदमा चले और आरोपियों को फांसी की सजा हो। भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार चैनलों पे दिखाता रहा है, शाहजहांपुर में जो है आतंकवाद, इस तरह लव जिहाद का आतंकवाद फैला हुआ है, इस्लामीकरण पूर्ण तरह से करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में झारखंड में दुमका नाम के स्थान पर जिस तरीके से हमारी बहन के साथ में यह पेट्रोल डाल करके उसकी हत्या की गई है लव जिहाद के तहत, और वो शाहरुख नाम का आतंकवादी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जिसकी तत्काल फांसी होनी चाहिए। और मैं ये मांग करता हूँ, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद विलंघन के कार्यकर्ताओं को दे देना चाहिए, उसको पटक पटक के मारने का काम करेगा, क्योंकि ये अब अंत हो चुका है। लगातार लव जिहाद सुनते सुनते कान पक चुके हैं। अब इनके लिए कोई न कोई काम बजरंगियों को स्वयं करना होगा और इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और मुजफ्फरनगर के दूधली गांव में महाड़ी पर लगने वाले जहारवीर गोगा के ऐतिहासिक 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों श्रद्धालु यहां आकर गोगा जी महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। वहीं इस बार मेले के दौरान पुलिस का एक ही अलग ही चेहरा देखने को मिला है, जिसके चलते यहां पर तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गर्मी से निजात दिलाने के लिए हाथ के पंखे से हवा करते हुए नजर आ रही है। और वही ग्रेटर नोएडा में लोहारली गांव के निवासी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर मोहित भाटी हत्याकांड में आरोपी को जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है और मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 2018 में दादरी के लोहारली गांव में मोहित भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से घर लौटते समय हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और खबर मेरठ से है, जहां बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। साथ ही साथ दोनों की हत्या कर बेड के बॉक्स में शव डाल दिए। बताया जा रहा है कि दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है। महिला शिखा और 5 साल के बेटे रुद्रांश की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। इसी दौरान घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आठ बजे एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके जो पत्नी है और उसका जो बच्चे हैं वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके घर में ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जो पत्नी है और बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। 1-2 घंटे में जब बच्चे और पत्नी का पता नहीं चला तो उपरोक्त जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्वयं अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने घर का ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा गया तो अंदर कमरे में उनकी जो पत्नी है और जो बच्चा है वो वहाँ पर मृत पाए गए। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि संभवतः गला घोटकर इसमें हत्या की बात प्रतीत हो रही थी और जो व्यक्ति हैं उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और जो मायके हैं मायके वालों को भी सूचित इसमें कर दिया गया था और वो भी जल्द ही पहुँचने वाले हैं और घर वालों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के ऊपर शक व्यक्त किया गया है और उसके आधार पर पुलिस की अभी छानबीन चल रही है। और खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबर मुजफ्फरनगर के खतौली से है, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया और इसी दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोनों मृतक एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की पड़ताल शुरू की। और फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह और मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 बाइक और 1 किलो चरस बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी और बाइक चोर गिरोह के साथी हैं और साथ ही साथ 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है और वहीं पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, एसओ नगला खंडर की टीम ने कल शाम के समय लगभग 4:50 पे जब ये चेकिंग कर रहे थे महाराणा प्रताप चौक के आसपास, तो एक बाइक पे 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया। ये वहाँ से भागने का जब प्रयास कर रहे थे तो हम लोगों ने उनको पकड़ा। उसके बाद ये तीनों के तीनों संदिग्ध थे। उनके पोजीशन से 1 किलो नारकोटिक्स बरामद हुआ और बाकी जब इनसे सघनता से पूछताछ की गई तो ये शातिर बाइक चोर हैं। और बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 39,000 रुपए की नकदी, 2 बाइक, 13 मोबाइल, 16 एटीएम कार्ड समेत अवैध असलहा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जब उसने सूचना उस समय चोरी की दी थी, लेकिन जब इसमें लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की, उनके द्वारा बताया गया कि उसके साथ लूट की गई थी। इसी प्रकार से जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि लगभग प्रतिदिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई लूट कर रहे थे, मोबाइल छीनना या कोई मिल गया तो उससे पैसे छीन लेना। इस तरह से कुल 4 मुकदमे लूट के थाना सिकंदराबाद में पंजीकृत हुए हैं और इसमें कुल 6 व्यक्ति पकड़े गए हैं। इसमें से 4 व्यक्ति गौतम बुद्ध नगर से संबंध रखते हैं और 2 व्यक्ति सिकंदराबाद से रिलेटेड हैं। और हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रिजघाट और उत्तर प्रदेश के मिनी हरिद्वार में 70 लाख रुपए के बजट की 3 सड़कें बनने जा रही हैं, जिसको लेकर गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के चेयरमैन सोना सिंह समेत सभासदों ने सड़क का शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास से पहले मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। बताया जा रहा है कि ये सड़क मुख्य मार्गों और बाजार की आवाजाही में काफ़ी समय से टूटी होने के चलते अवरोध पैदा कर रही थी और लगातार नगर पालिका को इसकी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर ने चहुमुखी विकास के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए टेंडर आवंटित कर शिलान्यास पूर्ण कर दिया गया है। 70 लाख रुपए की ये सड़कें 1 महीने में बनकर तैयार होंगी और जिसको लेकर नगरवासियों में काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। मैं सबसे पहले तो ब्रिजघाट वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्य का परिचय देते हुए काफ़ी समय बाद आपके यहाँ काम चालू हुआ है। जो विलम्ब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ब्रिजघाट में 3 रोड बनाने का कार्य हमने चालू किया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। उसकी लागत है 25 लाख रुपए। एक कल उद्घाटन करेंगे इसका। 3 सड़कें बनाने का कार्य हमारा चालू किया गया है। एक तो शिव चौक से और रामनगर ग्राउंड तक, एक है रामलला ग्राउंड से वीरेंद्र मंदिर तक और एक है बुद्ध बाजार से पहलवान ओम प्रकाश जी की दुकान होते हुए। लगभग अनुमानित लागत 70 लाख रुपए है और 3 स्थानों की रोड है, पूरे ब्रिजघाट को जोड़ती है और इसमें दोनों साइडों में नालियों का निर्माण कार्य होगा, नीचे पाइपलाइन का निर्माण कार्य होगा। तो सब पूरी व्यवस्था लगभग 10 साल तक के लिए मजबूत और टिकाऊ होगी। उत्साह बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कोरोना काल भी एक प्रमुख कारण रहा है। 2 साल बिल्कुल नगर पालिका का बजट शून्य रहा है। अब बजट का जैसे भी चेयरमैन साहब के अथक प्रयासों से लखनऊ चेयरमैन साहब के डीएम साहब से अनुरोध किया, हमारे सभासद महोदयों ने, हमने सबने मिलकर काफ़ी अनुरोध किया, जब जाके ये बना। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर सोमवार शाम मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद क्षेत्र की सभी बरसाती नदियों में पानी का जबरदस्त उफान आया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। शाकंभरी देवी नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव में श्रद्धालुओं के करीब 12 वाहन बह गए, लेकिन सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि अचानक आए पानी के बहाव को देखकर श्रद्धालु और दुकानदार सहम गए थे, जिन्होंने ऊंचे स्थानों पर अपनी शरण ली। नदी में बहे वाहन हरियाणा और उत्तराखंड के अलावा कुछ यूपी के बताए जा रहे हैं, यूपी के श्रद्धालुओं के बताए जा रहे हैं और ये श्रद्धालु अपने वाहनों को नदी में खड़ा करके मां भगवती के दर्शन करने के लिए मंदिर गए थे।
तो देखिए, नदी के पास अपने वाहन ये खड़े कर गए थे लोग, लेकिन नदी का बहाव एकदम से तेज हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वाहन बहते चले गए। गणेश चतुर्थी के आने के साथ ही मूर्ति विक्रेताओं को उम्मीद ये थी कि कोरोना काल के बाद अब एक बार फिर से उनका व्यापार उठ जाएगा, लेकिन फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मूर्ति बनाने वाले कलाकारों में मायूसी है। मूर्ति बिक नहीं रही। विक्रेता कह रहे हैं कि ग्राहक तो आते हैं, लेकिन सिर्फ दाम पूछकर लौट जाते हैं। साल लॉकडाउन था तो दुकानदारी नहीं हुआ, घाटा हो गया मुझको 50-60 हज़ार रुपये का। तो इन साल हमने क्या नाम गलती की है, लेके आए उधार लेके आए माल, फिर भी हमारा क्या नाम है दुकानदारी नहीं हो रही। इन साल भी बहुत परेशान बैठे हुए हैं। क्या स्थिति चल रही है? लोग कैसी मूर्तियाँ पसंद कर रहे हैं? मूर्ति तो यही पसंद कर रहे हैं, लोगों को बताते क्या नाम जो हम मूर्ति लेके आते हैं 500 रुपये की मूर्ति मांगते 200 रुपये की, हम कहाँ से दें? नहीं बिक रही भाई साहब, कुछ बिक्री नहीं हो रहा है। 1-2 बिकी हैं, क्या होता है 1-2 में? खर्चा पानी चल नहीं रहा, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं। जी, आपके परिवार का भरण पोषण इसी से होता होगा? और क्या, और दूसरा कोई धंधा ही नहीं है। और लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई प्रस्तावों पर सरकार ने मोहर लगा दी है। इनमें से कई प्रस्ताव ऐसे थे जिनका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था, तो वहीं कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिनका किसी को आभास भी ना था। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में जिन जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, सबसे पहले आइए उन्हीं पर नजर डालते हैं। 3 निगम को मर्ज कर एक निगम बनेगा। उत्पादन जवाहर विद्युत निगम व जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया। राज्य विद्युत वितरण निगम के नाम से नई कंपनी जानी जाएगी। लखनऊ का मौजूदा जू लखनऊ के कुकरेल में जू स्थानांतरित होगा। लखनऊ के कुकरेल में बनेगा नाइट सफारी। इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को भी मंजूरी। डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति मंजूर। प्रतापगढ़ में मंधाता नई नगर पंचायत का गठन। जौनपुर में नगर निगम परिषद मुगराबाद शाहपुर का विस्तार किए जाने का फैसला। लॉकअप की व्यवस्था खत्म। काला पानी की व्यवस्था भी खत्म। महिला बंदियों को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। योगी कैबिनेट ने लखनऊ पीजीआई में कर्मचारियों के 7वें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसमें करीब 1800 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। एसजीपीजीआई में 7वां वेतनमान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे। एसजीपीजीआई के कर्मचारी लगातार पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता समेत अन्य भत्तों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। एसजीपीआईजी प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसके बाद कर्मचारियों ने अनशन शुरू कर दिया था। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न भत्तों के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट लाइसेंस जारी किए जाएंगे। राज्य के 62 जनपदों में 2100 नलकूप लगाए जाएंगे। इससे लघु और सीमांत किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। अभी इसके मानक तय किए जा रहे हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार नई तारीख तय की जाएगी। 18 पुरस्कार में से 2 प्रधानाध्यापक, 2 प्रधानाचार्य और बाकी अन्य अध्यापकों को दिए जाएंगे। आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए LIU की रिपोर्ट भी लगेगी। राजकीय महाविद्यालय में अलग अलग विभागों में 10,000 पदों का सृजन किया जाएगा। इसमें 9 करोड़ का बजट खर्च होगा। राज्य सरकार ने खराब मॉनसून को देखते हुए कोरिया के मिनी पैकेट वितरित करने का फैसला किया है। इसमें 4,57,60,000 रुपए खर्च होंगे, जिसमें किसानों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल मेरे साथ पक्षमांच लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।